आ गए सभी थानाधिकारी जो गश्त पर हैं, वो भी है ना। बोर्ड पर सभी अधिकारीगण ध्यान देंगे। वर्ण पिछली क्लास में लिखना कुछ नहीं है, मैं लिखाऊंगा। पिछली क्लास में सामान्य सी चर्चा हुई थी, परिचय हम कर रहे थे। वर्ण का परिचय हमने किया था बस। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, बालपोती और देवनागरी हिंदी लिपि, और हमने 52 वर्ण गिने थे। ठीक है, सबसे पहले स्वर कितने, फिर व्यंजन, दोनों मिलकर जो कि वर्णमाला के वर्ण। संयुक्त वर्ण लिखे थे 3, अयोगवा वर्ण लिखे थे 2, सब मिलकर जो कि बालपोती के वर्ण। फिर उसके बाद संयुक्त वर्ण एक और, तो संयुक्त वर्ण कितने, 4। संयुक्त वर्ण कितने, 4। ठीक है, यहाँ 3 इसलिए लिखा क्योंकि पहले बालपोती गिन रहे थे। ये देवनागरी हिंदी लिपि का वर्ण है, बालपोती में नहीं होता है। आज भी हमारी बालपोती यहीं खत्म हो रही है, क्षेत्रज्ञ। ठीक है, इसके अलावा 2 ये पढ़े थे हमने, उत्क्षिप्त वर्ण। 2 पढ़े थे उत्क्षिप्त वर्ण। ठीक है, और इनके मैंने लिखने के नियम बताए थे, यहीं तो चल रहे थे। पहला नियम बताया, यदि शब्द की शुरुआत डे और डे से होती है तो इनके नीचे बिंदी। उदाहरण लिखे थे, ढोलक, डलिया, ढक्कन, डाली। धुंधला सा याद है। शब्द की शुरुआत डे और ढे से होती है तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती। पहला नियम ये था। दूसरा नियम, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले डे और डे से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो भी इनके नीचे बिंदी। उदाहरण लिखा था, अब ये तो समझ में आएगा, सब लिखना जरूरी है, नहीं तो सब। और इन दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदी आती है। उदाहरण लिखे थे, पढ़ाई, लड़ाई, सड़क, पकड़ना, ढूंढना। धुंधला सा याद आ रहा है ना। अब आ जाओ बोर्ड पर, यहाँ तक तो हो चुका था। ठीक है, ध्यान देंगे। ये कल पिछली क्लास मैंने आपको बताया था, भारतीय परंपरा का त्याग कर दो, विलंब से नहीं आना है, जितनी जल्दी है। अब तो 1 बजे से और कितना लेट करें कि आप टाइम से आ जाए। 1 बजे तक जगह नहीं जाता। अरे सुबह 7 बजे का बैच होता है तो ये बात समझ में आती है कि साहब जगह नहीं जाता, तो थोड़ा सा 8 बजे होता तो हम टाइम से आ जाते। अब 1 बजे भी विलंब से है, तो ये गड़बड़ है। ध्यान दो दोबारा बोर्ड पर, ध्यान देना। 2 नियम मैंने आपको बताए, यदि शब्द की शुरुआत इनसे होती है और इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती। इन 2 नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदी आती है। मतलब शब्द की शुरुआत नहीं होनी चाहिए, इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आना चाहिए, फिर इनके नीचे बिंदी आती है। ये 2 नियम होते हैं हमारे काम के। अब हम गाइड पढ़ते हैं, तो गाइड में और भी नियम हमारे सामने आते हैं। एक नियम वही बता दूं मैं, पिछली क्लास में जो चर्चा हो रही थी, यदि कोई शब्द अंग्रेजी का है तो लिखते समय उसके नीचे बिंदी नहीं आती। गाइड में ये नियम लिखा है, यदि कोई शब्द अंग्रेजी और उसके नीचे बिंदी, जबकि वास्तविकता यह है कि अंग्रेजी का शब्द अंग्रेजी में ही लिखा जाता है, हिंदी का शब्द हिंदी में ही लिखा जाता है। नियम मैंने उदाहरण आपको बताया था, आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो ये, हिंदी में लिखेंगे तो ये। गाइड क्या कहती है, यदि आप इसे ऐसे लिखोगे तो बिंदी नहीं आएगी।
मतलब इस शब्द को ऐसे क्यों लिखेंगे, या इस शब्द को हमने ऐसे क्यों लिखा, सिर्फ इसलिए इस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है, इस शब्द को कैसे बोला जाता है, उसके लिए हमने इन शब्दों का सहारा लिया, गाइड ने नियम बना दिया। हम छठी क्लास में अंग्रेजी सीख रहे थे, हमारे समय में 6 क्लास से इंग्लिश शुरू हुआ करती थी। आज तो बालक घर से, और आज का जो बालक है वह हिंदी से पहले अंग्रेजी के शब्द सीखता है। यहां से शुरू होता है नीचे तक। आप कहते हैं आई, पकड़ता है। आप कहते हैं नोज, पकड़ता है। आप कहते हैं ईयर, पकड़ता है। आप कहते हैं कान, नहीं मिलता। अभी कान किसी ने बताया ही नहीं। कान तो बड़ा हो जाएगा तब सीखेगा, यही तो है, ऐसा ही तो होता है। तो हम छठी क्लास में जाकर ABCD सीख रहे थे। छठी क्लास से इंग्लिश शुरू हुआ करती थी। उस समय हम क्या करते थे, एक तरफ लिखते थे शब्द, एक तरफ उच्चारण, एक तरफ अर्थ, यही तो लिखते थे। शब्द उच्चारण अर्थ, शब्द उच्चारण अर्थ, यानी अंग्रेजी के शब्दों को कैसे उच्चारित किया जाता है उसके लिए हमने इन शब्दों का सहारा लिया और गाइड ने नियम बना दिया। वास्तविक स्थिति में ऐसा कोई नियम नहीं होता, ठीक है। अब ये नियम भी हमारे काम आ जाता है। कहाँ काम आता है, जब हमारा पेपर लिखित होता है। जैसे RS मेंस हम लिख रहे हैं, निबंध पत्र हम लिख रहे हैं, निबंध हम लिख रहे हैं, पल्लवन हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो निबंध लिखते समय कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमारे दिमाग में अंग्रेजी का ही शब्द है, हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता। खूब शब्द ऐसे हैं जिनकी हम हिंदी नहीं जानते, और जानते हैं तो कभी काम में नहीं लेते। छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं, एक शब्द है ड्यूटी। ड्यूटी हिंदी क्या है, कर्तव्य। हिंदी क्या है, कर्तव्य। पिताजी कहाँ गए, पिताजी कहाँ गए, ड्यूटी पर। कभी कर्तव्य पर गए? किसी ने मुझसे पूछा पिताजी कहाँ गए हैं, मैं कहता हूँ कर्तव्य पर गए हुए हैं, तो सामने वाला कहता है ज्यादा अंग्रेजी मत बोल। जब मैंने हिंदी शब्द का प्रयोग किया तो उसको लगा अंग्रेजी बोलिए, ठीक है। तो उस स्थिति में कि हमारे दिमाग में अंग्रेजी का शब्द है और हम निबंध लिख रहे हैं और धारा प्रवाह में अंग्रेजी का शब्द ही लिख जाते हैं, उस स्थिति में यदि इसके नीचे हम बिंदी लगाते हैं तो फिर यह अशुद्ध हो जाता है, फिर ये गलत हो जाता है। याद रखना, अंग्रेजी के शब्दों में इनके नीचे बिंदी नहीं आती है, ठीक। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नियम गाइड में जो लिखा है, यदि किसी शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं आती। किसी भी शब्द में उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो भी इनके नीचे बिंदी, ऐसा कोई नियम ही नहीं होता। अब वास्तविकता क्या है ये मैं आपको बता दूं। हिंदी में नियम हमेशा मूल शब्द में लगता है। मूल बोलते हैं रूढ़ को, रूढ़ बोलते हैं जड़ को, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। यानी वे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से मिलकर नहीं बने होते हैं और एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, मूल शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी जिनमें उपसर्ग प्रत्यय वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो हिंदी में नियम हमेशा मूल शब्द में लगता है और एक ही बार लगता है। एक बार नियम लगा फिर आप उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई संशोधन नहीं कर सकते। नियम एक ही बार लगता है। मैंने एक शब्द लिखा डर, सिर्फ इतना बताओ क्या इसमें बिंदी आएगी, आएगी या नहीं? नियम नंबर 1, यदि शब्द की शुरुआत डे और डे से होती है तो इनके नीचे बिंदी नहीं आती, मतलब नहीं आती। अब ये नियम इसमें लग चुका है, बिंदी नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। अब इसके आगे पीछे कुछ भी जोड़ना, बिंदी नहीं आएगी। मैंने एक उपसर्ग जोड़ दिया तो भी बिंदी नहीं आएगी क्योंकि नियम पहले लगाया जा चुका है। इसमें मैंने एक प्रत्यय जोड़ दिया तो भी बिंदी नहीं आएगी क्योंकि नियम पहले लगाया जा चुका है। और यहां से एक प्रश्न पूछा गया था, पटवार मेंस 2016 और सब इंस्पेक्टर 2021, 5 साल बाद वही उदाहरण दोबारा से लौटकर एग्जाम हॉल में हमारे सामने आया। मेंस में था पटवार मेंस, 2016 में पटवारी प्री मेंस हुए थे।
जैसे वीडियो हुए इस बार, अब तो सभी प्री मेंस हो गए, पहले सीईटी उसके बाद, तो अब सब प्री और मेंस दोनों हो गए। और 2016 में भी उदाहरण था और 2021 में भी उदाहरण था। उदाहरण क्या था? सट प्लस आनन का संधि युक्त पद है। कितने कहते हैं ए सही है? हाथ खड़ा करेंगे बस। 2 4 6 8 10 12 14 14 15 16 16 16। कितने कहते हैं बी सही है? 10 20 30 40 50 60 70 80 82 84 86 88 90 92 94 96। और कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो समय रहते पोलियो की खुराक नहीं पी पाए थे, जिसकी वजह से हाथ ने काम नहीं किया। तब हमारे मम्मी पापा जागरूक होते, पोलियो की खुराक पिलाते, हमारा भी हाथ काम करता। अरे आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, चाहे सही में या गलत में। जब तक उपस्थित नहीं रहेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे गहलोत से कितने भी घनिष्ठ संबंध है। आपको एग्जाम हॉल में जाना ही पड़ेगा। अपना रोल नंबर लिखकर वापस आ जाओ। गहलोत जी को जैसे ही फुर्सत मिलेगी आपके गोले नीले करने पहुंच जाएगा। और आप सोचें आपकी जगह एग्जाम देने भी गहलोत जी चले जाएं तो आपसे भी कम अंक आएंगे, है ना? इसलिए उपस्थिति अनिवार्य है, चाहे सही में या गलत। ब्रह्मा की संतान थोड़ी है कि सब कुछ सही होगा। अरे गलत ही तो होगा। उस गलत को सही करने के लिए हम यहाँ पर हैं। मैं एक ही बात मानता हूं, वहां गलत होने से बढ़िया यहाँ गलत हो जाए। यदि यहाँ गलत होता है तो सुधारने की संभावना है, वहां गलत हुआ तो पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए उपस्थित रहा करो, चाहे सही में या गलत में। आपसे मैंने कोई भी प्रश्न पूछा, आपने उसका उत्तर गलत दिया, तो क्या मैं सही उत्तर बताऊंगा? स्वाभाविक सी बात है। इत्तेफाक से वही उदाहरण हमको एग्जाम हॉल में देखने को मिला, तो क्या हमारा गलत होगा? नहीं होगा। इसलिए उपस्थित रहा करो, चाहे सही में या गलत में। कितने अधिकारी कहते हैं ये सही है? अब हाथों की संख्या बढ़ रही है। अब हाथों की संख्या बढ़ रही है। कितने कहते हैं भी सही है? अब हाथों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन भारत अभी भी पोलियो मुक्त नहीं हुआ, बस तो अभी भी वहीं रहे। और कुछ बेईमान जिन्होंने 2 बार हाथ खड़ा कर दिया। अरे आप 2 गोले नीले नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? करने को तो चारों कर देना, कोई मना नहीं करेगा वहां, लेकिन 2 नहीं कर सकते। आपको पता है ना, पहली बार कभी भी जब सीट पर पेपर हुआ, पहली बार तो एक बालक ने क्या किया, 200 के 200 प्रश्न किए और उनके चारों गोले नीले कर दिए। एबीसीडी एबीसीडी एबीसी। पहली बार जब करते हैं तो खूब सारी गलती होती है। पहली बार जब कभी हमने सीट भरी, तब एक सर हमारे साथ था, एक मैडम हमारे साथ थी। 10th बोर्ड का फॉर्म जब हम भर रहे थे तो उसने बताया ये ए तो ए के नीचे ये 4 तो 4 के नीचे ये गोला नीला करना है, समझाया था। ठीक है, तो उसने क्या किया, 200 के 200 प्रश्न किए, चारों की चारों गोले नीले कर दिए। अब उसकी कॉपी चेक होने गई, कंप्यूटर ने सही उत्तर उठाए, 200 की 200 सही। क्योंकि उस समय कंप्यूटर में सिर्फ सही उत्तर फीड किया गया था, तो उसने सही उठा लिए। फिर बाद में उसकी कॉपी देखी तो फिर कंप्यूटर में यह भी फीड किया गया था कि एक से अधिक गोला नीला करता है तो गलत माना जाएगा। आज आप सीट उठाकर देखना, कभी भी एग्जाम हॉल में चित्र सहित इस बात को बताया हुआ होता है कि गोला ऐसे नीला करना है, बाहर भी नहीं, भीतर भी नहीं, छोड़ना भी नहीं है। सब कुछ उसमें चित्र सहित बताया होता है। इसलिए आप एक से अधिक गोला नीला नहीं कर सकते, ये याद रखना। ठीक है, और उत्तर होता है, अभी अभी मैंने आपको समझाया कि नियम हमेशा मूल शब्द में लगता है। मूल बोलते हैं रूढ़ को, रूढ़ बोलते हैं जड़ को, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। ये तो 2 के योग से मिलकर बना है, ये तो 2 के योग से मिलकर बना है। और जब 2 के योग से मिलकर बना है तो मूल नहीं है, मूल नहीं है तो नियम नहीं है, नियम नहीं है तो बिंदी नहीं है। बस इतना सही तो समझाया मैंने, कुछ नहीं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। मैंने आपको सिर्फ इतना सा समझाया कि नियम हमेशा मूल शब्द में लगता है।
और मूल वे होते हैं जो अन्य शब्दों के योग से मिलकर नहीं बने होते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, वही तो मूल शब्द है। ठीक है, अब ये इन दोनों के योग से मिलकर बना, मतलब मूल नहीं है। मूल नहीं है तो नियम नहीं है, नियम नहीं है तो बिंदी नहीं है। सट का अर्थ होता है 6, सट का अर्थ होता है आनन बोलते हैं, ये गर्दन के ऊपर का हिस्सा आनन कहलाता है। कोई इसका अर्थ सिर से लेता है, कोई मुख से लेता है, दोनों सही होते हैं। ठीक है, 6 आनन है जिसके वह सड़ानन। कौन? कार्तिकेय। कार्तिक शिव जी का मंदिर देखा है? शिव जी का मंदिर देखा है? जो सब बैठे होते हैं ना, वो शिव जी की फैमिली होती है, शिव जी का परिवार। उसमें आपको एक मूर्ति ऐसी नजर आती है जिसमें आगे के 3 मुख दिखाई देते हैं, पीछे के 3 मुख दिखाई नहीं देते, वह कार्तिकेय होता है, जिसे हम ब्रह्मा जी और विष्णु जी समझकर जल चढ़ाते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु के मंदिर मिलते हैं क्या? राजस्थान में जितने जिले हैं उतने मंदिर नहीं है। ब्रह्मा जी को नहलाना है, सुबह सुबह उठकर पुष्कर जी जाएंगे, खुद नहा लें, जो कम है क्या। ठीक है, अब देखो कंपटीशन बढ़ चुका है, कंपटीशन बढ़ चुका है, याद रखना। अब प्रश्न पूछा जाता है, वह पद जिसमें संधि और समास दोनों है, वह पद जिसमें संधि और समास, संधि का भी उदाहरण है, समास का भी उदाहरण है। अब 2 2 और 3 3 और 4 4 को मिलाकर एक साथ प्रश्न पूछा जाता है। पहले शब्द में प्रश्न पूछे जाते थे, अब पद में प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना। जिस उदाहरण को हम संधि में पढ़ते हैं उसमें समास पूछा जाता है, जिसे समास में पढ़ते हैं उसमें उपसर्ग पूछा जाता है, जिसे उपसर्ग में पढ़ते हैं फिर संधि पूछी, घुमा कर रख दिया। सब कुछ तितर बितर मिलेगा आजकल आपको। सब ऐसे ही। एक रीट का पेपर हुआ 2021 में, ठीक है, रीट का जब पेपर हुआ तो परमिशन लेटर निकाले जा रहे थे, 3 ही चीज पूछे, ये मित्र पर गए, सब परमिशन लेटर निकाले, 3 चीज पूछ रहा था, कैंडिडेट का नाम, एप्लीकेशन नंबर, माता जी का नाम, 3 चीज पूछी थी। उसने पूछा, नाम बताया, एप्लीकेशन नंबर बताया, माता जी का नाम दीनदयाल, अरे माता जी का नाम खैराती प्रसाद, अरे माता जी का नाम बाबूलाल। वह माता जी पूछ रहा है, हम पिताजी बता रहे हैं, क्योंकि बचपन से हमको क्या बताया गया, सन ऑफ श्री, डॉटर ऑफ श्री। तो जिस उदाहरण को आप संधि में पढ़ेंगे उसमें समास पूछा जाएगा, तो हम क्या बताएंगे, वही संधि। हम क्या कहेंगे, प्रश्न गलत, ऑप्शन गलत, बोनस अंक मिलना चाहिए। अब हम चर्चा कर रहे हैं संधि में, उसने पूछा समास में। ठीक है, हम चर्चा कर रहे हैं संधि में, उसने पूछा शब्द शुद्धि में, कहीं भी पूछे उसकी सिरदर्दी। ठीक है, ये हमारे बामन वर्ण हैं। ठीक, अब इनको लिखें क्रम से। हिंदी की एक कॉपी रहेगी, मैंने आपको बताया, यही रफ होगी, यही फेयर होगी, रफ भी यही रहेगी, फेयर भी यही रहेगी, सही भी यही लिखना है, गलत भी यही लिखना है, ये याद रखना। कारण मैं आपको बता दूं, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, पहला शुद्ध, पहला शुद्ध, दोनों गलत। ठीक है, अब मैंने आपको कोई वाक्य लिखाया जिसमें शब्द आया त्योहार, आपने लिखा ये, फिर मैंने सही करा, ये नहीं ये लिखो। ठीक है, तो इसका क्या करोगे, काट देंगे। काटने का तरीका ये होता है, बस काटने का तरीका इतना सा है, बस महीने 2 महीने 4 महीने बाद कभी भी आप कॉपी खोल कर देखें तो आपको पता होना चाहिए कि ये काटा क्यों था। गिलमिल नहीं करेंगे, आपके दाग धब्बे कोई साफ नहीं करेगा। याद रखना, एक काटने का तरीका है कि कभी भी आपने कॉपी खोल कर देखी तो आपको पता होना चाहिए कि हमने ये क्यों काटा था। जब तक अशुद्धियां दिखेंगी नहीं, सुधार संभव नहीं है। आज ही मैं आपको बता दूं, आज याद रहेगा, 4 दिन याद रहेगा, फिर साफ। लेकिन जब जब कॉपी खोलकर देखेंगे, जब ही हमारे सामने आएगा तो सही हो जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा है, यही रफ है और यही फेयर है।
मैं यहाँ आपको वाक्य लिखाया जिसमें ये शब्द आया त्योहार, ठीक है, आपने गलत लिखा, फिर मैंने सही करा दिया। अब आप घर जाकर फेयर कर रहे हैं, तो बताओ गलत शब्द की चर्चा करोगे क्या? नहीं करेंगे, तो फिर भूल जाएंगे। तो गलती हमारे सामने होनी चाहिए, गलती हमेशा दिखते रहनी चाहिए। जब तक गलती नहीं दिखेगी उसमें सुधार संभव नहीं होगा, पता है ना। बचपन से कहानी सुनते हुए आ रहे हैं आप, खरगोश, कछुआ, शुरू से ही सुन रहे हैं। हमारे पिताजी ने यही कहानी पढ़ी थी, हमने यही पढ़ी थी, आज संतान भी यही पढ़ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही कहानी चल रही है। जीता कौन? कछुआ। हारा कौन? खरगोश। अब खरगोश जब जगा, उसने देखा मैं तो हार गया, फिर उसको जोश आया कि नहीं, एक रेस और लगाएंगे, एक बार और दौड़ लगाते हैं, ठीक है। कछुआ ने कहा ठीक है लगाओ। दोनों ने फिर दौड़ लगाई और इस बार खरगोश जीत गया। क्यों जीत गया? क्योंकि उसने पिछली गलती नहीं दोहराई थी। उसे पता था कि पिछली बार मैं रुक गया था, इसलिए मैं हार गया था, और अगर वह पिछली गलती फिर दोहराता तो फिर हार जाता। तो वही स्थिति है, जो गलतियां हम करते हुए आ रहे हैं वे हमारे सामने रहनी चाहिए, जिससे हम बार बार उन पर नहीं चलें, ठीक है। लिखेंगे आप वर्ण, हेडिंग डालेंगे वर्ण। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि, हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े, हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े, टुकड़े के नीचे बिंदी, टुकड़े के नीचे बिंदी, टुकड़े के नीचे बिंदी आएगी, याद रखना। अब ये नियम आपके सामने आ गया। अब जिस नियम की चर्चा हो गई तो लिखते समय आप उनकी पालना करेंगे तो सब ठीक ठाक होता हुआ चला जाएगा, और फिर भी गलती करते रहेंगे तो वही स्थिति रहेगी, ठीक है। जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, 44। हिंदी बाल पोथी में 49, हिंदी बाल पोथी में 49 तथा, हिंदी बाल पोथी में 49 तथा देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होती है, तथा देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होती है। देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होती है। पेन कॉपी बंद, पेन कॉपी बंद, बोर्ड पर सभी थानाधिकारी। पेन कॉपी बंद का मतलब सफेद पन्ना नजर नहीं आना चाहिए, बंद कर दो। अब बोर्ड पर आओ, अब बोर्ड पर। हमने 5-7 पंक्तियां लिखी हैं। अब इन 5-7 पंक्तियों में जो अशुद्धियां हुई हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, करेक्शन नहीं करना, इसलिए मैंने सफेद पन्ना, याद रखना, करेक्शन नहीं करना, पहले समझेंगे
बाद में मैं करेक्शन कराऊंगा सब में, ठीक है। तो अभी हमने 5-7 पंक्तियां लिखी हैं और उनमें क्या क्या अशुद्धियां हमसे हुई मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। सिलेबस में है या नहीं? 28 बिंदु हैं सिलेबस में, वर्ण को के अलावा कुछ नहीं छोड़ा, सब है, ठीक है। एक वचन, बहुवचन, एक वचन, बहुवचन, एक का बोध हुआ एक वचन, एक से अधिक का बोध हुआ बहुवचन, एक वचन पति, बहुवचन पत्नी। पति बेचारा एक ही वचन बोलता फिर आपको पता है कितने सुनने को मिल जाते हैं, है ना। एक वचन, बहुवचन, एक वचन को जैसे ही हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो साथ में बिंदी भी आती है। एक वचन को जैसे ही बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो साथ में बिंदी आती है। कोई करेक्शन नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ बोर्ड पर रहो। एक वचन को आप बहुवचन में बदल रहे हैं, एक वचन को बहुवचन में बदल रहे हैं, साथ में बिंदी आ रही है। ये जो बिंदी होती है ये वास्तविक स्थिति में चंद्र बिंदु होता है। वास्तविक स्थिति में चंद्र बिंदु होता है, स्थान अभाव की वजह से सिर्फ बिंदु लगाया जाता है। यदि ऊपर पर्याप्त स्थान होता है तो चंद्र बिंदु लगाते हैं, और यदि ऊपर पर्याप्त स्थान नहीं होता तो सिर्फ बिंदु लगाते हैं। मतलब यदि ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है तो चंद्र बिंदु आता है, और यदि ऊपर कोई मात्रा होती है तो सिर्फ बिंदु। ऊपर पर्याप्त स्थान था, चंद्र बिंदु। ऊपर पर्याप्त स्थान नहीं है, सिर्फ बिंदु। मतलब ऊपर कोई मात्रा नहीं है, पर्याप्त स्थान है, चंद्र बिंदु आया। ऊपर मात्रा है, पर्याप्त स्थान नहीं है, बिंदु आया। तो एक वचन को जैसे ही बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो साथ में बिंदी भी आती है, ये याद रखना, ठीक है। वास्तविक स्थिति में ये चंद्र बिंदु होता है, स्थान अभाव की वजह से सिर्फ बिंदु लगाया जाता है, ठीक। दूसरी बात, इसी को मैं आगे बढ़ा दूं। ता और ती के साथ है में बिंदी नहीं आती, ते के साथ हमेशा है में बिंदी आती, ध्यान देना। ता और ती के साथ है में बिंदी, ते के साथ हमेशा है में बिंदी। ये एक वचन है, ये बहुवचन है। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते। लिखता है, लिखती है, लिखते। खाता है, खाती है, खाते। क्या कहा है, समझ में आ गया, ठीक है। ता और ती के साथ है में बिंदी नहीं आती, ते के साथ हमेशा है में बिंदी आती है। अब गलती क्या करेंगे, ये बहुत सामान्य सी बात है, मैंने बताया। ता और ती के साथ है में बिंदी नहीं आती, ते के साथ हमेशा है में बिंदी आती है। अब भी गलती करेंगे, क्या गलती करेंगे, ते में बिंदी लगा जाएंगे और कहेंगे साहब आपने ही तो बताया था। क्योंकि हिंदुस्तान में गलती हमेशा सामने वाले की होती है, खुद की कभी नहीं होती। होती है क्या? बालक कहता है सर नमस्ते, नमस्ते बेटा, क्या कबाड़े की दुकान खोल ली? हाँ साहब आपने ऐसा ही पढ़ाया था। तो गलती तो हमेशा सामने वाले की रहेगी, ये याद रखना। अब मैंने आपको बताया है ता और ती के साथ हेमे बिंदी नहीं आती, ते के साथ हमेशा हेमे बिंदी आती है। अब हम क्या करेंगे, ते में ही बिंदी लगाएंगे और कहेंगे भी इस बात को साहब आपने ही बताया था, ठीक है। ता और ती के साथ में भी हेमे बिंदी आ सकती है। ता और ती के साथ भी हेमे बिंदी आ सकती है विकट परिस्थितियों में। कब? जब हमारा कर्ता बहुवचन बन जाता है और वाक्य ता और ती पर खत्म हो रहा है तो हमें बिंदी आती है।
अच्छाई होती है, अच्छाइयाँ होती हैं। चाय पियोगे? धन्यवाद। आ गया समझ में? नहीं आया? एक वचन, बहुवचन और ती के साथ बिंदी। ता और ती के साथ भी है में बिंदी आ सकती है जब हमारा कर्ता बहुवचन हो जाता है। ठीक है, आ जाओ बोर्ड पर। अब एक नया नियम स्वतः ही आपके सामने आया, मैंने कुछ नहीं बताया फिर भी नियम आ गया। क्या? बोर्ड पर आओ। एक वचन को जैसे ही बहुवचन में बदलते हैं तो अंतिम मात्रा छोटी हो जाती है। मैं नहीं बता रहा हूं, अभी तो सामने आ रहे हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न ऐसे ही आएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, जो स्वयं विवेक से भी सही होते हैं। अब मैंने ये नियम नहीं बताया, लेकिन नियम हमारे सामने क्या आ गया कि एक वचन को जैसे ही बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो अंतिम मात्रा छोटी। एक वचन को बहुवचन में बदल रहे हैं, अंतिम मात्रा छोटी हो रही है। अंतिम मात्रा, और वही स्थिति फिर आ गई। ऊपर पर्याप्त स्थान है, कोई मात्रा नहीं है, चंद्र बिंदु। ऊपर पर्याप्त स्थान नहीं है यानी मात्रा है तो सिर्फ बिंदु। एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं, अंतिम मात्रा छोटी हो जाती है। एक बार फिर बता दूं, हिंदी में मूल शब्द के नियम नहीं होते, मूल शब्द में नियम लगाए जाते हैं। हिंदी में मूल शब्द के नियम नहीं होते, मूल शब्द में नियम लगाए जाते हैं। आप कहें साहब यदि में छोटी की मात्रा, नदी में बड़ी की मात्रा क्यों है, तो इसका कोई नियम नहीं, क्योंकि ये मूल शब्द हैं। इनमें नियम लगाए जाएंगे, मूल शब्द के नियम नहीं होते, मूल शब्द में नियम लगाए जाते हैं, याद रखना। ठीक है, हिंदी में विशेष तौर पर ये याद रखें। अब हम जब विच्छेद करेंगे तब यही प्रश्न सबसे ज्यादा आएगा, सब पता ही नहीं चलता छोटे ऊ की आएगी कि बड़े ऊ की आएगी। अब आपका यहाँ पूर्व ज्ञान काम आएगा, जो 15 20 30 साल से आप हिंदी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं कि नहीं, फटाफट बोल भी रहे हैं, वही सब काम आएगा। ठीक है, इसके लिए फिर मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, वो आगे आएगा। ठीक, तो ये बात समझ में आई। आज के लिए दो शब्द और बताऊंगा मैं आपको। मैं और नहीं में हमेशा बिंदी आती है, मैं और नहीं में हमेशा बिंदी आती है। ठीक है, अब हम एक निबंध लिख रहे हैं 250 शब्दों का, आरएस मेंस में। ठीक है, 20 अंक का है, आता है मेंस में 20 अंक का एक निबंध आता है 250 शब्दों का। उस 250 शब्दों के निबंध में क्या 20 बार ये नहीं आएंगे? हिंदी के अधिकांश वाक्य खत्म ही यही होते, तो कम से कम 20 बार तो आएंगे। हम गलती करेंगे, एक जगह गोले बनेंगे 20। गलती एक जगह हो रही है, बिंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, और वहां गोले बने 20। उस 250 शब्दों के निबंध में क्या 10 बार ये नहीं आएंगे? 10 बार तो आएंगे कम से कम। गलती करेंगे एक जगह गोले बनेंगे 10। कितने गोले हो गए? कितने अंक का निबंध है? और उम्मीद में बैठे अंक क्यों नहीं आए, कहाँ गड़बड़ी हो रही, जबकि ये तो अशुद्धि नहीं है हिंदी में। हिंदी में ये अशुद्धियों में नहीं गिना जाता। हिंदी में सबसे बड़ी अशुद्धि होती है मात्राओं की। मात्राओं की अशुद्धि बहुत बड़ी, आज भी हमें मात्राएं याद नहीं होती। और जब हम 8वीं में पढ़ा करते थे, जब कोई मात्रा की वजह से अध्यापक अंक काट लिया करता था, खड़ूस बोलते थे। खड़ूस बोलते भाई, एक मात्रा की वजह, छोटी की जगह बड़ी तो लगाइए, कम तो नहीं लगाई, ज्यादा तो लगाई, फिर भी अंक काट लिया, है ना। हर मास्टर का एक निकनेम होता है जिससे वह हमेशा अनजान होता है। बाकी की क्लास में, वो चर्चाओं में, विद्यालय में, स्कूल कॉलेज में खूब चर्चाओं में रहता है, होता है या नहीं। तो कोई खड़ूस बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सबके पर्यायवाची हैं। ठीक है, तो देखो,
पहला हरि, दूसरा सिर्फ मात्रा की वजह से सखी शत्रु बन गई, सिर्फ मात्रा की वजह से। और हमने क्या किया साहब, मात्रा की वजह से अंक काट लिए, सिर्फ मात्रा की वजह से नंबर काट लिए। छोटी की जगह बड़ी तो लिखी थी साहब हमने। हमारी नजर में तो कोई गलती नहीं है साहब, छोटी जगह बड़ी, बड़ी की जगह छोटी में क्या फर्क पड़ता है, मात्रा ही तो लगाई। लेकिन ये शब्द युग में पूछे जाते हैं हिंदी में, तो इन्हें हम बोलते हैं सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। सम यानी समान, श्रुति यानी सुनने में कैसे हैं समान, लेकिन है कैसे भिन्नार्थक, जिनके अर्थ अलग अलग है, जिनके अर्थ अलग अलग है। सुनने में एक जैसे प्रतीत होंगे लेकिन अर्थ अलग अलग हो जाएंगे। ये दिन और दिन, अब बताओ अर्थ का अनर्थ हो रहा है या नहीं, सिर्फ मात्रा से ही। बड़ी अशुद्धि तो ये होती है हिंदी में, ये तो अशुद्धि नहीं होती कहीं भी, ठीक है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी तो यहाँ होती है, ठीक। कॉपी खोलो, मैं बोलूंगा आप मिलाएंगे। मैं बोल रहा हूं देखो, वर्ण, हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके। टुकड़े एक वचन है बहुवचन, मतलब ऊपर बिंदी आनी चाहिए यूं। अब बोर्ड पर आओ, हमेशा एक वचन, हमेशा बहुवचन, वाक्यानुसार। आया समझ में क्या नहीं आया, उस लड़के को भेजना, एक ही बुलाया है, लड़के भाग गए, बहुत हो गए, टुकड़े को उठा लो, एक ही है। ये वाक्य के अनुसार परिवर्तन होंगे, इसलिए इनके ऊपर बिंदी नहीं आती, इसलिए उनको ऊपर बिंदी नहीं आती है, कभी भी नहीं आती है, ये याद रखना। ये हमेशा बहुवचन है। प्रश्न आते हैं ऐसे पेपर में, हमेशा एक वचन, हमेशा बहुवचन, प्रश्न आता है ये दे दिए इनमें से बहुवचन है, इनमें से बहुवचन है। अब तीन ऑप्शन दे दिए, वो लिख दिया ऊपर उपरयुक्त सभी, या ए और बी दोनों, बी और सी दोनों, ऐसे करके ऑप्शन आते हैं या नहीं आते हैं, तो हमेशा यही बहुवचन है। ये हमेशा बहुवचन नहीं होते, ये वाक्य के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं, ठीक है। जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते, वर्ण कहलाते। अब है में बिंदी लगाओ, नहीं लगाई तो लगा रखिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगाई तो लगाओ। वर्ण कहलाते हैं। आगे आपने लिखा है ध्यान दो, वर्णों के, वर्णों बिंदी लगाओ, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते, फिर है में बिंदी लगाओ, वर्णमाला कहते है में। हिंदी वर्णमाला में, हिंदी वर्णमाला में बिंदी, वर्णों की संख्या 44। हिंदी बाल पोथी में, फिर में बिंदी, हिंदी बाल पोथी में, फिर में बिंदी 49। तथा देवनागरी हिंदी लिपि में, देवनागरी हिंदी लिपि में, फिर में 52 होती, 52 होती बिंदी
5-7 पंक्तियों में 5-7 अशुद्धियां, 5-7 पंक्तियों में 5-7 अशुद्धियां, क्या बचा? एक चूड़ी बेचने वाला शहर से चूड़ी खरीदता, गांव ले जाकर चूड़ी बेचता था। जयपुर आया, चूड़ी खरीदी, बस स्टैंड पर अपनी पोटली रखी, बस का इंतजार कर रहा है। एक पुलिस वाला आया, एक डंडा मारा कि क्या है इसमें? सब एक और मार दो फिर कुछ नहीं है, एक और मार दो फिर कुछ नहीं है। तो 5-7 तो पंक्तियां लिखी और उसमें 5-7 अशुद्धि आ गई, हुई गड़बड़। हेडिंग डालो वर्ण के भेद। ये स्टेटस लगाने कम आएगा यूं। ये मोबाइल आए तब से ही गड़बड़ हुई है ना। आओ दोबारा बोर्ड पर, सब पहुंचा दूंगा, सब लिखाऊंगा क्रम से, एक एक चीज। ये एक कोने में उतार कर छोड़ दो पहले, कहीं याद रहेगा फिर। ये जैसे लिखे वैसे उतार कर छोड़ दो। हो गया। हेडिंग डालेंगे वर्ण के भेद। चले आगे। कितने जो अभी भी लिख रहे हैं हाथ खड़े करना, जल्दी लिखो। ध्यान देंगे। हेडिंग डाली वर्ण के भेद, पेन कॉपी बंद करो, पहले थोड़ा सा समझ लें। वर्ण की परिभाषा हो गई ना, वर्ण के भेद बोर्ड पर आओ। पहले समझेंगे बाद में लिखेंगे। कितने भेद हैं? पहला स्वर और दूसरा व्यंजन, दो ही भेद हैं। ठीक है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है।
जहाँ पेपर में सिलेबस में वर्ण होते थे, पहले ये प्रश्न आता था। अभी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में ये बिंदु है, बाकी के में नहीं है। कई बार प्रश्न आया वर्ण के भेद के, ठीक है, हम गलत कर जाते हैं। दो ही भेद हैं, स्वर और व्यंजन। टेट 2011 में आया था। टेट जानते हैं क्या? मैं इसे टांट बोलता हूँ। बीएडधारियों की टांट पर एक और नई मुसीबत। कैसे तैसे तो बीएड कर आए जम्मू से, जम्मू से नहीं, कश्मीर से, आतंकवादियों के डेरे से, मौत के शिकंजे से एक बहुत मोटी सी रकम खर्च कर लगभग 1 लाख रुपए, इस उम्मीद में कि अब हम मास्टर बनेंगे। जैसे ही लौट कर आए, सरकार ने टांट पर नई मुसीबत रखी, पहले टेट पास करो तब बनेंगे, ठीक है। आप टीवी में एक नाटक देखते थे, शक्तिमान। गंगाधर का नाम ही शक्तिमान है, टेट का नाम ही रीट है। आज जिसे हम रीट के नाम से जानते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मेला भरता है। रीट का जब विज्ञापन आता है तो जयपुर पैक, बिल्कुल जगह नहीं, रूम्स नहीं मिलते, कमरे मिलते हैं क्या? एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना पड़ता है, ये स्थिति। आज स्थिति क्या है कि मैं आप में से किसी एक भी थानेदार को उठाता हूँ, आंखों पर पट्टी बांधता हूँ, 1 सप्ताह तक राजस्थान का भ्रमण कराता हूँ, फिर हाथ में एक पत्थर देता हूँ, कहता हूँ फेंक दो, निश्चित रूप से मास्टर की खोपड़ी में लगेगा जाकर। आज हर घर में एक अध्यापक पाया जाता है, आज हर घर में एक अध्यापक। इंजीनियर भी मिलने लग गए हर घर में, आजकल इंजीनियरिंग भी बहुत अधिक हो रही है, ये भी बहुत अधिक पाए जाते हैं, ठीक है। टेट 2011 जरूरत से ज्यादा सरल था, जिसका पास हो गया वह सुखद स्थिति में, बाकी के अब तक लाले पड़ रहे हैं। वह ऐसे प्रश्न पूछे गए थे कि वर्ण के भेद कितने। अब आप बताओ, जिसको ये नहीं पता कि वर्ण के भेद कितने हैं, क्या वह अध्यापक बनने की पात्रता रखता है? वह ऐसे ही प्रश्न थे, ठीक है। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर की चर्चा करें। हिंदी में स्वर कितने होते हैं? ये 4 ऑप्शन आते हैं, और मैंने आपको बताया ये जो 4 ऑप्शन होते हैं, ये हमारे उत्तर के बहुत करीब होते हैं, तभी हम कंफ्यूज होते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 5 इसलिए कि अंग्रेजी में स्वरों की संख्या, अंग्रेजी में 5 है, हिंदी में भी इतनी होगी। 10 इसलिए कि हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है। 11 इसलिए कि सही है, और 13 इसलिए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या, हम सोचते हैं जब संस्कृत में 13 है तो हिंदी में भी इतनी होगी, क्योंकि हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से ही तो हुई है। ये भी स्थिति चलती है। कभी प्रश्न पूछा जाता है स्वरों की संख्या, कभी प्रश्न पूछा जाता है मात्राओं की संख्या। गलती से प्रश्न आया मात्राओं की संख्या, तब भी हम 11 करते हैं। हम सोचते हैं जितने स्वर उतनी मात्राएं, क्योंकि स्वर की ही तो मात्रा होती है। जबकि ए अनार एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। ये अंत तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जाम हॉल तक कम से कम 2-3 प्रश्न इसी बात को लेकर पूछे जाएंगे कि एक स्वर ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। तो स्वर कितने? मात्राएं, एक स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। कभी प्रश्न आता है स्वरों की संख्या, कभी मात्राओं की संख्या, और ये प्रश्न ऐसे कंफ्यूज करता है जैसे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान। चटर्जी कहाँ जुड़े हुए हैं, टैगोर जी कहाँ, याद नहीं रहता। गलती से प्रश्न आया राष्ट्रगान, तब भी हम चटर्जी के पास भागते हैं। कारण राष्ट्रगान तो रोजाना विद्यालय में बोलते थे, इतना सरल थोड़ी पूछा जाएगा हमसे। ये स्थिति भी हमारे मन में चलती रहती है। तो पेपर में प्रश्न सरल भी आते हैं, कठिन भी आते हैं। प्रत्येक पेपर में, चाहे वो एलडीसी का पेपर है, सब इंस्पेक्टर का पेपर है, आरएस का पेपर है, कोई भी पेपर है, 20% प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको प्रत्येक छात्र करता है। आज ही यदि आपको सब इंस्पेक्टर का पेपर दे दिया जाए तो 20% तो आज भी आप करोगे ही, ठीक है। 60% प्रश्न ऐसे होते हैं जो जितना पढ़ता है उतना करता है, जो जितना पढ़ता है उतना करता है। 20% कठिन होते हैं, उनको सिर्फ होशियार छात्र ही कर पाते हैं, ठीक है। और उनको जब हम करते हैं तो नकारात्मक अंकन होता है, नेगेटिव मार्किंग, और नीचे आते हुए चले जाते हैं। उनकी वजह से ही अधिकांशतः नीचे आते हैं, ठीक है। तो कभी प्रश्न आता है स्वरों की संख्या, और कभी प्रश्न आता है मात्राओं की संख्या।
स्वर कितने? मात्राएं। एक स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं, स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं। कितने होते हैं? 11। ए, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ। याद है ना? अब इनकी मात्रा यदि प्रदर्शित करें तो ये कोई मात्रा नहीं होती, बाकी के सब मात्रा होती। एक मात्रा नहीं, बाकी के सब मात्रा। इस प्रकार मात्राओं की संख्या, स्वरों की संख्या, एक स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, यही तो होते हैं। अब कई छात्र जैसे कोचिंग करने आते हैं ना, इंक्वायरी जब करते हैं या फिर एक ही बात कहते हैं, क्या साहब हमको तो जीरो से शुरू करना है, हमको तो जीरो से शुरू करना है, कुछ भी नहीं आता। तो हिंदी में जीरो यही है, मैं ए अनार से ही शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपका मीडियम चाहे कोई सा भी है, चाहे इंग्लिश मीडियम से चाहे आप हिंदी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल शुरू से चल रहा है। जहाँ से हमने हिंदी पढ़ना शुरू किया था वहीं से मैं आपको बता रहा हूँ और कंपटीशन तक लेकर चलूँगा। फिर ये मत कहना सब 15-20 साल पहले पढ़े थे ये तो हमने, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो स्वर कितने? मात्राएं। एक स्वर जिसकी कोई मात्रा नहीं है। स्वर के भेद कितने? तो कौन कौन से? अरे प्रश्न का उत्तर जल्दी देने से सिलेक्शन नहीं होता, सही देने से होता है, याद रखना। दो आंखें हमारी, एक आंख प्रश्न पढ़ती है, दूसरी ऑप्शन। प्रश्न पूरा पढ़ा भी नहीं कि उत्तर पर टूट पड़े, ये गलती भी होती है हमसे, ये गलती भी हमसे होती है, याद रखना। ठीक है, स्वर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मात्राएं याद होना अनिवार्य है। किसकी कौन सी मात्रा है बहुत अच्छी तरह से आपको रटी हुई होनी चाहिए, तो मात्रा याद होना अनिवार्य, खासकर ये दोनों। यहां से एक प्रश्न अधिकांशतः एग्जाम हॉल में आता है, उदाहरण बता देता हूं। प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। क्या गलती करते हैं? छोटी एक मात्रा, बड़ी है दो मात्रा। छोटी एक मात्रा, बड़ी है दो मात्रा। ए के ऊपर कोई मात्रा नहीं, आई के ऊपर एक मात्रा है। दोबारा, अब बताओ तीन होती है क्या? तीन है क्या? कौन सी नहीं है? इसकी एक मात्रा है, इसकी दो है। कब? जब किसी व्यंजन के ऊपर जाती है। खुद के ऊपर कोई मात्रा नहीं लेकिन व्यंजन के ऊपर, खुद के ऊपर एक मात्रा लेकिन व्यंजन के ऊपर दो मात्रा। ठीक है, इनकी चर्चा करूंगा मैं अगली क्लास में। कुछ नहीं लिखना, छोड़ दो, आज इतना ही रहेगा।